चलो बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसकी। पहले डेफिनेशन क्या था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कोई भी जो विलेय है उस विलेय क्या जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब क्या होता है मैंने आपको बताया था कि आंशिक दाब जो है वो जब भी हम किसी भी एक मिक्सचर की बात करते हैं, एक विलयन की बात करते हैं, उस विलयन या उस मिश्रण में जो एक पर्टिकुलर विलय होता है, या अगर मान लो कि कोई ऐसा मिश्रण है हमारे पास जिसके अंदर दो गैसें हैं, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन है, तीन मान लो, तो उन तीनों का अलग अलग जो दाब होगा उसको हमने आंशिक दाब बोला था। अगर आपको कल वाले परसों वाली बात याद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो उस गैस की, कौन सी गैस, जो विलय वाली गैस है ना, उस विलय वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। एक तो ये बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। उसके बाद हमने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि जब हम किसी विलेयता की किसी भी मिक्सचर की बात करते हैं तो अगर हम मोल भिन्न को इंक्लूड करते हैं, किसको सम्मिलित किया जाता है बेटा, मोल भिन्न या मोल प्रभाज को सम्मिलित किया जाता है। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी विलयन में जो विलय है उस विलय का आंशिक दाब, गैस के विलय का आंशिक दाब उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उस गैसीय विलय का आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो P जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ था बेटा, XB। B हमने बोला विलय है, X क्या होता है, मोल प्रभाज या मोल भिन्न। अब आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और बेसिक तरीका बता देता हूँ। मान लेते हैं कि जो दाब है वो आंशिक दाब है किसी गैस का, कौन सी गैस का, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब P O2 से डिफाइन किया, ये समानुपाती होगा XO2। कहने का मतलब जो गैस, जिस गैस का ये आंशिक दाब है ना, उसी गैस का क्या होगा, ये मोल भिन्न होगा। क्योंकि हम आंशिक दाब किसका ले रहे हैं, विलय का ले रहे हैं, और विलय कौन है, गैस। बात समझ आई नहीं? तो सॉल्युबिलिटी जो है वो दाब के समानुपाती होता है। दूसरी बात कि किसी, अगर हेनरी के नियम में मोल भिन्न को सम्मिलित किया जाता है तो किसी गैसीय विलय की, किसी गैसीय विलय का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यहाँ तक, और ये PDF फाइल एक बार रामस्वरूप ने भेजी थी, मैं चाहो तो दोबारा भेज दूंगा आपके ग्रुप में, वहां से आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, P बराबर KH into XB। KH क्या है, हेनरी नियतांक, XB विलय के मोलों के मोल भिन्न, और P क्या है, आंशिक दाब। अगर आपको यहाँ से मैं बोलूं कि KH की वैल्यू निकालो तो KH क्या आएगा, P/XB। एक नंबर का वैल्यू पूछा जा सकता है, बस पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि मोल भिन्न और जो हेनरी नियतांक है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम मान। मतलब अगर मोल भिन्न बढ़ेगी तो हेनरी नियतांक का मान घटेगा, क्योंकि जब आपको पता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो तो होगा ना। तो ये मोल भिन्न जो है वो उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है हेनरी नियतांक के। तो ये अब कल हमने उस दिन ये भी बात की थी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं। और जब दो भौतिक राशियां, दो कोई भी राशियां चाहे वो कैसी भी हो, अगर वो दो राशियां जो चर हैं, मतलब जो परिवर्तित होते हैं, अगर वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो उनके बीच में एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। तो दाब इधर है, मोल भिन्न इधर है, इन दोनों के बीच में एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों के एक दूसरे के समानुपाती हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, आगे जब हम आज हिंदी वाले इस केमिस्ट्री की क्लास में बच्चे कम है, कौन सी दुनिया में मैंने कहा तो कैसे सवाल है, जो P है वो मोल भिन्न के समानुपाती है, तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो ये हेनरी नियम था। अब हेनरी नियम के हम उस दिन बात कर रहे थे कि इसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोगों में पहला है कि जब हम श्वसन प्रक्रिया जो है, हमारी श्वसन क्रिया जो है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब के कारण जो ब्लड होता है वो
कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और हमने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जो श्वसन प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। और आपको ये भी बताया था मैंने कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों में से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 300 गुना ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें चाहिए, वो बनना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लिए हानिकारक है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब उसका जो डेंजरस नेचर है, मतलब उसका हम बोल सकते हैं कि हमारे जो विरुद्ध नेचर है, हमारी बॉडी के विरुद्ध या हमारी जो लाइफ है उसके विरुद्ध, जीवन के प्रति जो उसकी क्रिया है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है या डेंजरफुल है, डेंजरस है, ठीक है ना। तो हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है वो हमारी हर एक टिश्यू तक इजीली पहुंचता है, मतलब बिना किसी दिक्कत के वो जाता है। एक उस किसके कारण होता है ऐसा? ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण ऐसा होता है। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है शैंपेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, शैंपेन हो गई, इनके अंदर CO2 गैस को जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो सोडा वाटर हो गया। ये किसके थ्रू किया जाता है? हेनरी नियम के थ्रू किया जाता है। ये दो हेनरी नियम के दो अनुप्रयोग या उपयोग अनुप्रयोग। अब हमें पढ़नी है कि हेनरी नियम की कमियां क्या क्या हैं। हेनरी नियम जो है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, एक बार बताइए कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं है। चलो, तो हेनरी नियम की बेटा कमियां क्या क्या है टेक्सास में है। पहली बात, क्योंकि देखो हर चीज की कमियां तो निकाली जाती है, चाहे कोई इंसान कितना ही बड़ा काम कर दे उसकी कोई ना कोई कमी होती है, और नहीं होती है तो लोग बना देते हैं ना, पता है ना आपको क्या क्या मानना है। तो अभी हेनरी नियम की जो कमियां है वो कौन सी है? सबसे पहले बात है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखना, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे जो मोल भी है वो किसके समानुपाती है? ऑक्सीजन के आंसर। अगर दाब की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, देखो मोल भिन्न किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या तो हमने एक बार फिक्स कर दी, वही रहेगी ना। अब आप दाब कितना भी बढ़ा लो, जितने मोल एक बार वो भूल गए, देखो जितने भूल गए वो भूल गए। अब आप दाब बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, उससे क्या होगा? जब मोलों की संख्या तो समान ही, यानी कि मोल भिन्न तो हमारी वैसे है जैसे पहले थी, तो अगर मोल भिन्न भी बढ़ती है तब तो दाब बढ़ाने का फायदा है। तो अगर दाब बहुत ज्यादा होगा तो ये नियम जो है वो, ये जो समानुपाती वाला सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो कैसे, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारे पास कोई पात्र है और उस पात्र के अंदर आपने कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट डाल दिया है, इसके अंदर ये गैसियस कण है जो ऐसे फैले हुए हैं, ये विलय के कण, गैस के जो कण है वो कैसे विलय के कण, ये ऐसे फैले हुए। अब यहाँ पे तो नॉर्मल प्रेशर था, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर P तो था ही, उसके साथ आपने P बाहरी और लगा दिया, एक्सटर्नल पर और लगा दिया, दाब और लगा दिया सब। अब जब ये लगाया तो दूसरे कंटेनर में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ढंग से सुना। जब दाब लगाया तो गैस के अणु क्या हो गए, इसके अंदर चले गए विलयन के अंदर, और गैस के अणु जो है वो ऐसे विलय हो गए। ये यहाँ पे तो P है, और जब P के साथ P एक्सटर्नल लगाया गया तो गैस के अणु अंदर की ओर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? विलयता बढ़ी ना, कि पहले जो मोल भिन्न थी, इसकी गैस के मोल भिन्न, कुछ मोल जो थे वो अंदर थे, कुछ कण बाहर हो गए थे। हमने दाब बढ़ाया तो सारे के सारे कण अंदर चले गए, घुल गए आराम से।
अब एक कोई नया तीसरा नमूना आया, वो कहता है, तीसरा नमूना आया है, वो अपना ज्ञान दे रहा है, ये इसके अंदर लिक्विड है। अब हम गैस को रेड कलर की कर देते हैं। वो कहता है कि देखो P प्लस P एक्सटर्नल प्लस P रामजीलाल प्लस P घनश्याम प्लस P राम प्रकाश प्लस P पप्पू है। कहने का मतलब उसने इतने सारे दाब और लगा दिए, लेकिन एक बात तो क्या विलेयता पर फर्क पड़ेगा? जब हमें P बाह्य लगाने पर गैस के सारे अणु इसके अंदर विलय हो गए, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं है कि दाब और बढ़ाना है तो बढ़ाते रहो ना। ऐसा तो है नहीं कि वो गैस के आप ऊपर से बाहर दाब लगा रहे हो, यहाँ से गैस के वजह से नीचे से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है, बाहर तो निकलेंगे नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने 4 बल लगाए हैं, जो घनश्याम पप्पू रामजीलाल ये काना, ये जो 4 बल लगाए हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब आप दाब अगर बहुत ज्यादा होगा, ऐसा औचित्य क्यों नहीं है? व्हाई दिस कोलाबिलिटी, ऐसा क्यों नहीं है? देखो अगर ऐसा हो, दाब बढ़ाने पर हेनरी नियम कहता है कि मोलों की मोल बिन भी बढ़नी चाहिए। मोल बिन तो यहाँ चौथी वही है, मोल बिन कहां से बढ़ाओगे आप? पहले मोल बिन बढ़ी, कैसे बढ़ी? तो जो बाहर घूम रही है ना मोल, ये अंदर चले गए, इसका मतलब इसकी विलेयता बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे तो बात भूल ही नहीं रहे, हमने इतना सफिशिएंट दाब लगा दिया कि सारी की सारी मोल बिन तो अंदर घुल गई। अब हमें जरूरत नहीं है ना और दाब लगाने की, फिर भी कुचलने करने कुचलने। अब ये xp कब xp बढ़ना चाहिए? जब आप दाब बढ़ाते हो। लेकिन यहाँ पे तो xp वही है, नीले कलर से शो कर देते हैं। यहाँ पे तो xp उतने ही है जितने इसमें थे, हमने तो xp और डाला ही नहीं, हमने इसमें विलय और डाला ही नहीं, तो वो भूलेगा कहां से? तो ये जो दाब है, अगर ये दाब बढ़ाने पर xp बढ़ता तब तो हेनरी नियम लागू था। लेकिन ये दाब बढ़ाया हमने, पप्पू को लगाया, रामजीलाल को लगाया, घनश्याम को लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। बात नहीं बनने के कारण हमने क्या किया कि जो दाब है वो इसके साथ साथ दाब बढ़ाने पर मोल बिन नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर आते ही हमारा जो दाब, ये हेनरी का नियम जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं प्रतीत होता है। अब हमें ऐसा लगने लगा कि हमें इतनी देर से गोली दी जा रही थी, लेकिन ये तो बात है, इसीलिए इसकी कमी है कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम होगा तो घुलेगा ही नहीं। जैसे कई बार बोलते हैं ना घर पे कि ठंडे पानी के अंदर चीनी नहीं घुल सकते, घुलती है लेकिन बहुत कम घुलती है, विलेयता कम होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है। और वहीं अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो शुगर इजीली डिसॉल्व होती है, आसानी से घुल जाती है। वहाँ भी हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। लेकिन अपने तो ठंडे पानी में घुलते क्यों नहीं है? ठंडे पानी में जम जाती है, जमगी, यही समझो जरा। अब तीसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुनिएगा। तीसरी बात क्या कहते हैं कि यदि किसी भी गैस, किसी भी विलयन में विलय और विलायक के बीच में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। How is that possible? ऐसा हो सकता है कि आपने विलय और विलायक को मिला दिया, फिर हम कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, लगी रंग का, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोल दोगे सर आप विलय तो ले लो ध्रुवीय और विलायक ले लो अध्रुवीय, तो ध्येय कोपड़े बंद कर दे, क्या बोल रहे हैं? जब विलय और विलायक दोनों ध्रुवीय और अध्रुवीय मतलब दोनों की प्रकृति जब समान नहीं होगी तो विलयन कहां से बनाओगे? विलयन नहीं बनेगा ना। और जब विलयन नहीं बनेगा तो काय का राउंड का नियम और सॉरी काय का हेनरी का नियम, काय का विलयन तो पढ़ी नहीं रही कुछ। पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि विलयन बनना चाहिए, और विलयन कब बनेगा? जब विलय और विलायक दोनों की प्रकृति सेम होगी, या तो दोनों ध्रुवीय हो या तो अध्रुवीय हो। और अगर ऐसा होता है तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन तो होगा, अन्योन्य क्रिया, कोई ना कोई प्रतिक्रिया पक्का होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके बीच में कोई क्रिया नहीं हो? क्रिया तो होगी। तो अगर क्रिया होगी तो हेनरी नियम जवाब दे देता है। हेनरी नियम जवाब क्यों देता है? वो कहता है कि अगर इन दोनों के बीच में क्रिया हो गई तो जिस विलय की मैं बात कर रहा हूं, मैं जिस विलय के बारे में यहाँ गीत गा रहा हूं कि विलय का पार्शियल प्रेशर विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, तो वो विलय जो है वो कुछ मात्रा में उसमें या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा। ये साफ साफ कहता है स्पष्ट शब्दों में कि विलय और विलायक के मध्य किसी प्रकार का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, ना तो वो जुड़ना चाहिए ना वो टूटना चाहिए।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, भले ही कुछ ना हो, 1%, 2%, 5%, कुछ ना कुछ तो पक्का टूटेगा। तो ये भी उसकी कमी है कि वो कहता है कि इन दोनों के बीच में क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि क्रिया तो होगी, क्रिया हुए बिना तो बात ही नहीं बनेगी। समझ में आई कि कोई नहीं? आगे उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट बात वही बात है जो संयोजन और संगुणन और वियोजन वाली, कि वो नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि इंटीग्रेशन में किसी प्रकार की कोई इंटरैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये 3-4 इसकी जो है वो क्या है, कमियां हैं। बाकी आपके नोट्स में लिखी हुई है, जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ इट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास। सभी क्लासेस हो जाए आप, उसके बाद उसकी रीडिंग लें जरूर। अब ये तो था बेटा हेनरी का नियम, है ना। परसों जो कंबाइंड क्लास थी तो उसकी वजह से हमने बीच में से एक टॉपिक स्किप किया था कि गैसीय विलय की द्रव्य विलायक में विलयता और ठोस विलय की द्रव्य विलायक में विलयता। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसीय विलय की द्रव्य विलायक में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था बहुत पहले रक्षाबंधन से कि जब हम बात करते हैं स्थायी गैसों की जो एक एटम से मिलकर बनी होती है, सिंगल एटम से, चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस, दीज आर द स्टेबल गैसेस, है ना, ये स्थायी गैसें हैं। जो स्थायी गैसें होती है वो आसानी से टूटती नहीं है, और जो स्थायी गैसें होती है ना उनकी विलयता भी अस्थायी गैसों की तुलना में कम होती है। अस्थायी गैसों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अस्थायी गैसें कौन सी होती है, जैसे CO2 है, मीथेन है, NO2 है, SO2 है, SO3 है, ये सारी क्या है, अस्थायी गैसें हैं। तो विलय और विलायक की प्रवृत्ति आपके जो नोट्स हैं उनमें सब ये लिखा हुआ है, आप एक बार वहाँ से रीडिंग लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये भी किस पर डिपेंड करता है बेटा, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे स्थायी गैसें जो होती हैं, जो स्थायी गैसें जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये वाटर के अंदर बहुत कम होती है, जल में कम घुलनशील है, और अल्कोहल जो होता है उसको आसानी से, इनका जो बीच का बॉन्ड है उसको आसानी से तोड़ देता है, इसलिए अल्कोहल के अंदर यानी ये कार्बनिक विलायक जो हैं उनके अंदर आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं अमोनिया और H2S गैस की, तो वो अल्कोहल की बजाय जल में आसानी से घुलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि कोई भी जो गैसें में दी है वो ध्रुवीय और अध्रुवीय किस प्रकार से है, ध्रुवीय है या वो अध्रुवीय है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई कंपैरिजन H2S NH3 सेम विलायक, विलायक क्या हो, सेम हो, H2 N2 O2, मान लो ये तीनों के बारे में दिया है, इन तीनों की खास छह, इन पांचों की क्या खास बात है, ये तो स्थायी गैस है और ये दो कैसी हैं, अस्थायी गैस। जो स्थायी गैसें हैं, ये माइक अनम्यूट करो बेटा, ये कौन है, म्यूट करो, सॉरी उसको, कच 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 हो रही है इसमें बीच में, म्यूट कर दो माइक। आपको कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट करके बैठे उसको। जो अस्थायी है वो कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ये दोनों कैसे कैसे अस्थायी। अस्थायी कैसे हैं, आप इसमें विलायक अगर दोनों में सेम होगा तो हम ये बोलेंगे कि इनकी विलयता ज्यादा है। जैसे मान लो जल ले लेंगे दोनों में, वो तो ध्रुवीय ध्रुवणता है, तो और ध्रुवीय की बात अगर एक बार हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं मान लो, तो जो स्थायी गैस है वो आसानी से नहीं घुलेगी, ये आसानी से नहीं घुलेगी, ये इजीली घुल जाएगी, कौन सी, जो अस्थायी गैस है। और ध्रुवीय और अध्रुवीय वाली बात अलग है कि अगर दोनों की प्रवृत्ति ध्रुवीय है तो आसानी से घुलेगी, और एक ध्रुवीय है तो नहीं घुलेगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक साइड में वाटर है, दूसरी साइड में क्या है, बेंजीन। हमने बचपन में ये बात पढ़ी थी, क्योंकि आपने 11th में पढ़ी थी, 11th तो बचपन ही होगा ना, बीच में 4 महीने की छुट्टी आ गई। कार्बन और क्लोरीन में से विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। ठीक है,
छोटी क्लोरीन लिखी है, साइन लगा हुआ कार्बन की। देखो तो क्लोरीन में क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। अब एक चीज देखने वाली है, वो ये कि क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, इधर क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री पर, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, और विपरीत दिशा में लगाया के बाद एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ध्रुवणता जो होती है, ध्रुवीय नेचर जो होती है उसकी इकाई होती है, ऐसा ही मात्रा होता है उसका बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की विभेदनात्मकता ज्यादा होने की वजह से अपन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, वो क्लोरीन को उधर खींच रहे हैं, तो दोनों एक 180 डिग्री पर हैं, विपरीत हैं, तो इनका कितना होगा, डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 0 आ गई, तो ये कैसा हुआ, अध्रुवीय। तो अध्रुवीय हुआ ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। अब वाटर है, वाटर की संरचना आपको पता है ऐसे होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन दोनों पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसकी विद्युत ज्यादा है ना, तो इसका क्या है, डायपोल मोमेंट कुछ होता है, शायद 1.53 के आसपास होता है, 1.04 होता है, 0.5 या 0.4 है, ठीक है। ये जो डायपोल मोमेंट है बेसिकली नॉट इक्वल टू कितना होता है, 0। ये 0 के इक्वल नहीं होता इसका डायपोल मोमेंट, नॉट इक्वल टू 0 है। हमें ये देखना है ध्रुवीय है या नहीं, तो ये तो कैसा है, ध्रुवीय है, ये कैसा है, अध्रुवीय। तो CCl4 जो है वो बेंजीन के अंदर तो आसानी से घुल जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं, क्योंकि ये अध्रुवीय और ये ध्रुवीय है। बात समझ आई? ये होता है प्रकृति के आधार पर, विलय और विलायक की प्रकृति। दूसरी बात आती है दाब। दाब वाली कहानी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि अगर हम दाब बढ़ाते हैं निश्चित लेवल तक, तो दाब बढ़ाने पर गैस के अणु क्या होंगे, घुलेंगे, तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। अब आता है टेम्परेचर, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज को कि टेम्परेचर पे क्या होगा विलेयता के साथ। टाइम बड़ा फास्ट निकलता है, पता ही नहीं चलता है। क्या अच्छा, मुझे लगता है क्या राम स्वरूप, तूने कभी सुना है कि एक बच्चा लाइव क्लास में पिट गया? नहीं सुना नहीं ना तूने, प्रैक्टिकल ना हो जाए तेरे साथ, ध्यान रखना कि यहाँ से लाइव क्लास चल रही है और धर्मेंद्र से घर पे पहुंच गए। ऐसा भी हो सकता है बेटा, आपके मन में एक वहम होगा कि लाइव क्लास में तुम क्या पढ़ेंगे बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, दूसरा आपके घर पे खड़ा है। चलो अब हम एक बात कर लेते हैं, छोटी सी चीनी सी बात करें बेटा, ताप का प्रभाव है। कोई नहीं, अभी पढ़ते हैं। देखो बेटा, ताप का प्रभाव, एक बात सोचने वाली है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मात्र 3 मिनट का टाइम बचा है। हाँ, पूरे 3 मिनट है। देखो, ताप जब हम किसी का बढ़ाते हैं तो गैस के कण जो हैं उनके साथ क्या होगा। देखो, हमने बहुत ही छोटी सी बात पढ़ी थी पहले कभी कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चाहे गैस का अणु हो, चाहे द्रव का अणु हो, चाहे ठोस हो, कुछ भी हो, जब किसी का ताप बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने किसी कंटेनर के अंदर गैस को रखा, ठीक है, अब आप उसको गर्म करना स्टार्ट करें। गैस तो बेचारी पहले से ही बहुत ऐसे है, वो ऐसे घूमती रहती है, उसका दिमाग वैसे सटका हुआ है, वो घूमती है इधर उधर। हमने ताप और बढ़ा दिया ऊपर से, हाँ, जल्दी आप में घी डाल रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ने से क्या होगा, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी। पहले ही गैस है वो बेचारी, आपने ताप बढ़ा दिया तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तब क्या होगा, गैस के अणु क्या होंगे, उस रीजन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की किसी द्रव्य विलायक में विलेयता घटती है, घटेगी, 110% घटेगी, बढ़ नहीं सकती गैस के अणुओं की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ढंग से सुनो, कान खोल लो।
जब गैसीय विलय को द्रवीय विलायक में घोला जाता है तब ऐसा होता है। आप उधर मत चले जाना। जब मैं कल ठोस वाली बात पढ़ाऊं, मतलब उनकी कॉप से बेटा बोली आज कल की बात अलग है, उसमें ठोस विलय होगा, विलायक द्रवीय होगा। यहाँ पे विलय गैस है, विलायक द्रवीय है। जब गैसीय विलय होता है तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता में हमेशा क्या आती है? कमी आती है। ये ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ेगी। लेकिन वही वाली बात है, ये पप्पू है, ये रामजी लाल है, ये घनश्याम है, इनको भी बीच में नहीं लाना। हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है प्रेशर प्लस पी एक्सटर्नल, इनकी बात करनी है। ठीक है, अब एक और बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा है, कौन कौन सा करें? आपको पता है कौन सा करना है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही करें, एक ही स्कूल का करें। ठीक है, और लाइव क्लासेस जब भी कोई स्कूल अरेंज करता है तो वो अपनी और बच्चों दोनों की सुविधा के लिए करता है। चार्जेस का इसमें कोई रखना नहीं होता। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू से एनीथिंग टू एनीवन अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस। गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो सब अपने बच्चों की फैसिलिटी है और स्कूल चाहता है कि बच्चे इनसे जुड़े रहें। तो सिंपल सी बात यही है, स्वार्थ की कोई बात नहीं है। तो टेंशन नहीं लें, क्लास ज्वाइन करें, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, होमवर्क पूरा करें, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास टुमारो। जैसे अब जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ, आप क्लास स्टार्ट करते हैं अपने डाउट पूछ लेना कि अभी टाइम ओवर हो गया, अपने आप ऑफ हो जाएगी ये क्लास। ठीक है ना? तो कल मैं आते ही आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछें और अपने नोट्स के अंदर हेनरी नियम तक, मतलब हेनरी नियम को पढ़ना है, वहां तक आपने पढ़ना है। बीच में एक छोटा सा टॉपिक मैंने नहीं बताया, तो आप पढ़ने की कोशिश करना। नहीं समझ आएगा मैं कल करवाऊंगा जरूर, एक बार उसको रीड आउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड प्लीज बी कंटिन्यू विद अस बिकॉज आफ्टर दिस वी आर हैविंग अ फिजिक्स क्लास। थैंक यू सो मच।